अध्याय 37। खोई हुई भविष्यवाणी। हैरी के पैर ठोस जमीन से टकराए, जिससे उसके घुटने मुड़ गए। सुनहरे जादूगर का सिर खन्न के साथ फर्श पर गिर गया। हैरी ने आसपास देखा। वो डंबलडोर के ऑफिस में पहुंच चुका था। हेडमास्टर की अनुपस्थिति में हर चीज पहले जैसी हो गई थी। चांदी के नाजुक यंत्र एक बार फिर जर्जर पायों वाली टेबलों पर खड़े थे और धीरे धीरे धुआं उड़ाते हुए आवाज कर रहे थे। भूतपूर्व हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस अपनी तस्वीरों के फ्रेम में ऊँग रहे थे और उनके सिर कुर्सियों की पीठ या तस्वीर वाले किनारों से टिके हुए थे। हैरी ने खिड़की में से बाहर देखा। क्षितिज पर पीली हरी लकीर दिख रही थी। भोर होने ही वाली थी। खामोशी किसी सोती तस्वीर की हुंकार या खर्राटे से ही टूट रही थी। हैरी से खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अगर उसके चारों तरफ का माहौल उसकी भावनाओं को प्रतिबिंबित कर रहा होता, तो तस्वीरें दर्द से चीख रही होती। वो शांत सुंदर ऑफिस में चारों तरफ टहलने लगा, तेज तेज सांसें लेने लगा और ये कोशिश करने लगा कि कुछ न सोचे। लेकिन उसे सोचना ही था। इससे बचा नहीं जा सकता था। उसी की गलती के कारण सीरियस मर गया था। ये सब उसी की गलती थी। अगर हैरी वोल्डेमॉर्ट की चाल में फंसने की मूर्खता नहीं करता, अगर उसे इतना विश्वास नहीं होता कि उसका देखा सपना सच था, अगर वो हरमाइनी की सलाह मानकर इस संभावना पर विचार करता कि वोल्डेमॉर्ट हैरी के हीरो बनने की आदत का फायदा उठा रहा है, ये असहनीय था। वो इसके बारे में नहीं सोचेगा। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके भीतर एक भयंकर खोखलापन था, जिसे वो महसूस नहीं करना चाहता था, जिसकी वो जांच नहीं करना चाहता था। एक गहरा गड्ढा था जहां सीरियस गायब हुआ था। वो इस बड़ी खामोश जगह पर अकेले नहीं रहना चाहता था। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके पीछे एक तस्वीर ने अचानक जोर से हुंकार भरकर खर्राटा लिया और एक ठंडी आवाज आई। ओ, हैरी पॉटर! फिनिस नाइजेलस ने एक लंबी जम्हाई ली और अपनी बाहें फैलाकर अपनी चालाक छोटी आंखों से हैरी को घूरा। तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? फिनिस ने आखिरकार कहा। इस ऑफिस ने असली हेडमास्टर के अलावा बाकी सबके खिलाफ खुद को सील कर लिया है। क्या डंबलडोर ने तुम्हें भेजा है? मुझे मत बताओ। उसने एक जोरदार जमाई ली। मेरे घटिया पर नाती को एक और संदेश भिजवाना है। हैरी बोल नहीं पाया। फिनिस नाइजेलस को पता नहीं था कि सीरियस मर चुका है, लेकिन हैरी उसे नहीं बता सकता था। सीरियस की मौत के बारे में बोलने का मतलब उसे अकाट्य सत्य बनाना होगा। कुछ और तस्वीरें अब जागने लगी थी। सवाल पूछे जाने की दहशत में हैरी कमरे के पार गया और दरवाजे की घुंडी घुमाई। वो नहीं घूमी। दरवाजा अंदर से बंद था। हेडमास्टर की डेस्क के पीछे वाली दीवार पर लटकती तस्वीर में से लाल नाक वाले एक मोटे जादूगर ने कहा, इसका मतलब है कि डंबलडोर जल्दी ही हमारे बेस लौट आएंगे। हैरी घूमा। जादूगर ने उसे बड़ी दिलचस्पी से देखा। हैरी ने हाँ में सिर हिलाया। उसे अपनी पीठ के पीछे एक बार फिर दरवाजे की घुंडी घुमाई, लेकिन यह हिली तक नहीं। ओह, ये अच्छा रहेगा, जादूगर ने कहा। उसके बिना यहाँ बड़ी बोरियत होती है, बहुत ज्यादा बोरियत। वो तस्वीर में बनी अपनी सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठ गया और हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। मुझे लगता है तुम्हें पता होगा कि डंबलडोर तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, उसने उत्साह बढ़ाते हुए कहा। ओ हाँ, वे तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं। हैरी के सीने में अपराध बोध किसी भारी अमर बेल की तरह भरा हुआ था। अब उसका अपराध बोध कसमसाने लगा। हैरी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो अब खुद से उकता चुका था। उसे अपने सिर और शरीर में फंसे रहने का इतना प्रबल एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। उसे कभी इतनी गहनता से वो इच्छा नहीं थी कि वो काश कोई और कोई भी होता। खाली अंगीठी में हरी लपटें नजर आ रही थी, जिससे हैरी उछल पड़ा और दरवाजे से दूर हट गया।
उसने घूर कर देखा कि एक आदमी की आकृति अंगीठी के अंदर घुमड़ रही थी। जैसे ही डंबलडोर की लंबी आकृति आग से निकली, पास की दीवारों पर टंगे जादूगर और जादूगरनियां हिलकर जाग गए। उनमें से कईयों ने स्वागत ध्वनि निकाली। धन्यवाद, डंबलडोर ने धीरे से कहा। उन्होंने हैरी की तरफ नहीं देखा, बल्कि चलकर ज्वाला के अड्डे के पास गए जो दरवाजे के पास थे। उन्होंने अपने दुशाले की भीतरी जेब से नन्हे बदसूरत पंख विहीन ज्वाला को निकाला। फिर उन्होंने उसे धीरे से अब सुनहरी जगह के नीचे नर्म राख की ट्रे पर रख दिया, जहां आमतौर पर बड़ा ज्वाला बैठता था। अच्छा, तो हैरी, डंबलडोर ने आखिरकार नन्हे पक्षी से दूर मुड़ते हुए कहा, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि रात की घटनाओं से तुम्हारे किसी भी सहपाठी का स्थायी नुकसान नहीं हुआ। हैरी ने कहा, अच्छा, लेकिन उसके मुंह से शब्द बाहर नहीं निकला। उसे लगा डंबलडोर उसे याद दिला रहे थे कि उसने कितना नुकसान किया है। हालांकि डंबलडोर अब एक बार फिर उसकी तरफ देख रहे थे और उनका भाव दोषारोपण का न होकर दयालुता का था, लेकिन हैरी उनसे निगाह नहीं मिला पाया। मैडम पॉम्फ्री सबका इलाज कर रही हैं, डंबलडोर ने कहा। निम्फेडोरा टोंग्स को कुछ समय तक सेंट मंगोज में रहना पड़ सकता, लेकिन वो फिलहाल ठीक हो जाएगी। हैरी ने गलीचे की तरफ देखकर सिर हिलाया, जो अब बाहर के आसमान के ज्यादा पीले होने के कारण हल्के रंग का दिख रहा था। उसे यकीन था कि कमरे की सभी तस्वीरें डंबलडोर के हर शब्द को गौर से सुन रही थी। तस्वीरों के सभी जादूगर निश्चित रूप से सोच रहे होंगे कि डंबलडोर और हैरी कहाँ गए थे तथा लोग घायल क्यों हुए थे। डंबलडोर ने बहुत धीरे से कहा, मैं जानता हूं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो हैरी। नहीं, आप नहीं जानते, हैरी बोला। उसकी आवाज अचानक तेज और ऊंची हो गई। उसके भीतर सफेद गुस्सा उबलने लगा। डंबलडोर उसकी भावनाओं के बारे में कुछ नहीं जानते थे। देखा डंबलडोर, फिनिस नाइजेलस ने चालाकी से कहा, कभी भी विद्यार्थियों की भावनाएं समझने की कोशिश मत करो। इससे वे चिढ़ जाते हैं। उन्हें तो यही अच्छा लगता है कि उन्हें गलत समझा जाए। वे आत्म करुणा में गोते लगाते रहते हैं, अपने ही बनाए भंवर में। बस बहुत हो गया फिनिस, डंबलडोर बोले। हैरी ने डंबलडोर की तरफ पीठ कर ली और खिड़की से बाहर घूरने लगा। उसे क्विडिच स्टेडियम दिखाई दे रहा था। हैरी का खेल देखने के लिए सीरियस झबरीले काले कुत्ते के रूप में एक बार वहां आया था। वो शायद यह देखने आया था कि क्या हैरी जेम्स जितना अच्छा खेलता था। हैरी उससे कभी नहीं पूछ पाया था कि क्या सचमुच ऐसा था। हैरी, तुम जो महसूस कर रहे हो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, डंबलडोर की आवाज आई। इसके विपरीत, तुम दर्द को इस तरह से महसूस कर सकते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। हैरी को अपने भीतर गुस्सा बढ़ता हुआ महसूस हुआ, जो भयंकर खालीपन में धधक रहा था। उसकी इच्छा हो रही थी कि वो डंबलडोर की शांति तथा उनके खोखले शब्दों के लिए उन्हें चोट पहुंचाए। मेरी सबसे बड़ी शक्ति है ना, हैरी ने कहा, और उसकी आवाज कांपने लगी जब उसने दोबारा क्विडिच स्टेडियम की तरफ घूरा। हालांकि अब वो उसे देख नहीं रहा था। आपको जरा भी पता नहीं है, आप नहीं जानते। मैं क्या नहीं जानता, डंबलडोर ने शांति से पूछा। वो बहुत ज्यादा था। हैरी गुस्से से कांपते हुए मुड़ा। मैं कैसा महसूस करता हूं, इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, ठीक है। हैरी, इस तरह कष्ट उठाने से यह साबित होता है कि तुम अब भी इंसान हो। ये दर्द इंसान होने का एक हिस्सा है। तो फिर मैं इंसान नहीं बनना चाहता, हैरी करचा, और उसने अपने पास की जर्जर पायों वाली कुर्सी पर रखे चांदी के एक नाजुक यंत्र को उठाकर दीवार पर दे मारा। दीवार से टकराकर उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। कई तस्वीरों ने गुस्से और डर की चिल्लाहटें निकाली तथा अरमांडो डिपेट की
तस्वीर बोली। सचमुच? मुझे परवाह नहीं है, हैरी चिल्लाकर बोला और एक चंद्रदर्शक को उठाकर अंगीठी में फेंक दिया। मैंने बहुत सहन कर लिया, मैंने बहुत देख लिया। अब मैं मुक्ति पाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये खत्म हो जाए। अब अब मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। उसने एक टेबल को पकड़ा जिस पर चांदी के यंत्र रखे थे और उसे भी फेंक दिया। वो फर्श से टकराकर टूट गई और उसके पाय अलग अलग दिशा में लुढ़कने लगे। तुम्हें परवाह है, डंबलडोर ने कहा। वे विचलित नहीं हुए। हैरी की तोड़फोड़ को रोकने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनका भाव शांत, लगभग विरक्त था। तुम्हें इतनी ज्यादा परवाह है कि तुम्हें महसूस होता है जैसे तुम इसके दर्द के कारण मर जाओगे। मुझे नहीं है, हैरी इतनी जोर से चीखा कि उसे लगा उसका गला फट जाएगा। एक पल के लिए तो वो डंबलडोर की तरफ भागना चाहता था और उनसे टकराकर उनके बूढ़े शांत चेहरे को अशांत करना चाहता था। उन्हें झकझोर देना चाहता था, उन्हें चोट पहुंचाना चाहता था, उन्हें अपने भीतर की दहशत का थोड़ा सा एहसास दिलाना चाहता था। ओह हाँ, तुम्हें है, डंबलडोर ने अब और शांति से कहा। तुमने अपनी मम्मी को खो दिया है, अपने डैड को खो दिया है और अभिभावक के रूप में अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया है। जाहिर है हैरी, तुम्हें परवाह है। आप नहीं जानते मैं कैसा महसूस करता हूं, हैरी गर्जा। आप आप तो वहां बड़ी शांति से खड़े हैं। आप लेकिन शब्द काफी नहीं थे। चीजों को तोड़ने से भी मदद नहीं मिल रही थी। वो दौड़ना चाहता था, वो लगातार दौड़ना चाहता था और पलटकर नहीं देखना चाहता था। वो किसी ऐसी जगह चले जाना चाहता था जहां वो इन शांत नीली आंखों को अपनी तरफ घूरते न देख पाए, इस बेहुदा शांत बूढ़े चेहरे को न देख पाए। वो मुड़ा और दरवाजे की तरफ भागा। उसने दरवाजे की घुंडी घुमाई और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। हैरी ने पलटकर डंबलडोर की तरफ देखा। उसने कहा, मुझे बाहर निकालो। उसके सिर से पैर तक सब कांप रहे थे। नहीं, डंबलडोर ने कहा। वे कुछ पल तक एक दूसरे को घूरते रहे। हैरी ने एक बार फिर कहा, मुझे बाहर जाने दें। नहीं, डंबलडोर ने दोहराया। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप मुझे यहीं रखते हैं, अगर आप मुझे बाहर नहीं जाने देते हैं, तो मेरी चीजों को शौक से तोड़ो, डंबलडोर ने शांति से कहा। मुझे वैसे भी लगता है कि मेरे पास जरूरत से ज्यादा चीजें हैं। वे अपने डेस्क तक गए और उसके पीछे बैठकर हैरी को देखने लगे। मुझे बाहर जाने दे, हैरी ने एक बार फिर कहा। अब उसकी आवाज ठंडी और डंबलडोर जितनी ही शांत थी। तब तक नहीं जब तक कि मैं अपनी बात ना कह लूं, डंबलडोर ने कहा। हैरी ने गरजते हुए कहा, क्या आपको क्या आपको लगता है कि मैं सुनना चाहता हूं? क्या आपको लगता है कि मुझे जरा भी परवाह नहीं है कि आपको क्या कहना है? मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तुम्हें सुनना पड़ेगा, डंबलडोर ने अविचलित अंदाज में कहा, क्योंकि तुम मुझसे उतने गुस्सा नहीं हो जितना तुम्हें होना चाहिए। अगर तुम मुझ पर हमला करते, जैसा मैं जानता हूं कि तुम करना चाहते हो, तो मैं इसी का हकदार था। आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ, मेरी ही गलती के कारण सीरियस मरा है, डंबलडोर ने स्पष्टता से कहा। या शायद मुझे यह कहना चाहिए कि ज्यादातर गलती मेरी थी। मैं इतना घमंडी नहीं हूं हैरी कि पूरी घटना की जिम्मेदारी खुद ले लूं। सीरियस बहादुर, चतुर और ऊर्जावान था। आमतौर पर ऐसे लोगों को घर में छिपकर बैठना पसंद नहीं होता है, खासतौर पर तब जब दूसरे खतरे में हो। बहरहाल, तुम्हें एक पल के लिए भी यह नहीं सोचना चाहिए था कि आज रात को तुम्हारे रहस्य विभाग में जाने की कोई आवश्यकता थी। हैरी,
अगर मैं तुम्हारे साथ खुलकर बात करता जैसा मुझे करना चाहिए था तो तुम्हें बहुत पहले पता चल जाता कि वोल्डेमॉर्ट तुम्हें रहस्य विभाग में ले जाने का लालच दे सकता है। फिर आज रात को वहां जाने की उसकी चाल में तुम कभी नहीं फंसते और सीरियस तुम्हारे पीछे वहां नहीं गया होता। दोष मेरा है, सिर्फ मेरा। हैरी अब भी दरवाजे की घुंडी पर हाथ रखे खड़ा था, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं था। वो डंबलडोर को एकटक देख रहा था, तेजी से सांस ले रहा था और सुन रहा था। हालांकि वो सुनी हुई बातों का मतलब नहीं समझ पा रहा था। बैठ जाओ, डंबलडोर ने कहा। यह आदेश नहीं, आग्रह था। हैरी झिझका। फिर वो धीरे धीरे चलकर कमरे के पार गया, जो चांदी जैसे यंत्रों और लकड़ी के टुकड़ों के मलबे से भरा था। वो जाकर डंबलडोर की डेस्क के सामने बैठ गया। क्या मैं ये मान लूं? फिनिस नाइजेलिस ने हैरी की बाई तरफ से धीरे से पूछा कि मेरा पर पोता ब्लैक खानदान का आखिरी वारिस मर चुका है? हाँ फिनिस, डंबलडोर ने कहा। फिनिस जल्दी से बोला, मुझे यकीन नहीं है। हैरी ने सर घुमाकर देखा। फिनिस अपनी तस्वीर में जा रहा है। वो जानता था कि वो ग्रिमॉल्ड चौक में लगी अपनी तस्वीर में जा रहा है। शायद वो इस तस्वीर में उस तस्वीर तक भागकर पूरे घर में सीरियस को आवाज लगाएगा। हैरी, मैं तुम्हें एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं, डंबलडोर ने कहा। एक बूढ़े आदमी का स्पष्टीकरण। क्योंकि अब मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे मामले में मैंने जो किया है और जो नहीं किया है वो बुढ़ापे की निशानी है। जवान लोग कभी नहीं समझ सकते कि बूढ़ा कैसे सोचता है और महसूस करता है, लेकिन बूढ़े लोग दोषी हैं अगर वे भूल जाएं कि जवानी कैसी होती है। और कुछ समय से मैं शायद भूल गया था। सूरज अब सही तरीके से निकलने लगा था। पहाड़ों के ऊपर चमकती नारंगी किनारी दिख रही थी और उसके ऊपर का आसमान रंगहीन तथा चमकीला था। रोशनी डंबलडोर की भौहें और दाढ़ी की सफेद तथा उनके चेहरे की गहरी लकीरों पर पड़ी। डंबलडोर ने कहा, 15 साल पहले तुम्हारे माथे के निशान को देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि इसका क्या मतलब हो सकता है। मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये तुम्हारे और वोल्डेमॉर्ट के बीच के संबंध का चिन्ह हो सकता है। आप मुझे ये बात पहले भी बता चुके हैं प्रोफेसर, हैरी ने रूखेपन से कहा। उसे रूखेपन की जरा भी परवाह नहीं थी। दरअसल अब उसे किसी भी चीज की ज्यादा परवाह नहीं थी। हाँ, डंबलडोर ने माफी मांगने के अंदाज में कहा। हाँ, लेकिन देखो, तुम्हारे निशान से बात शुरू करना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे जादुई दुनिया में कदम रखने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि मैं सही था। जब भी वोल्डेमॉर्ट तुम्हारे करीब होता था या प्रबल भाव महसूस करता था तो तुम्हारा निशान तुम्हें चेतावनी दे देता था। मैं जानता हूं, हैरी ने थके अंदाज में कहा। और वोल्डेमॉर्ट की उपस्थिति को भांपने की तुम्हारी क्षमता, भले ही वो छिपा हुआ हो, धीरे धीरे बढ़ती गई। जब वोल्डेमॉर्ट ने अपने शरीर और शक्तियों को दोबारा पा लिया तो उसकी उत्तेजित भावनाओं को महसूस करने की तुम्हारी क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ गई। हैरी ने सिर हिलाने तक की जहमत नहीं उठाई। वो ये बातें पहले से ही जानता था। डंबलडोर ने कहा, हाल ही में मुझे ये चिंता सताने लगी कि वोल्डेमॉर्ट को तुम दोनों के आपसी संबंध का एहसास हो सकता है। बेशक एक ऐसा समय आया जब तुम उसके मस्तिष्क और विचारों में इतनी दूर तक चले गए कि उसे तुम्हारी उपस्थिति का पता चल गया। जाहिर है मैं उस रात की बात कर रहा हूं जब तुमने मिस्टर विजली पर हुए हमले को देखा था। हैरी बुदबुदाकर बोला, हाँ, स्नेप ने मुझे बताया था। हैरी, प्रोफेसर स्नैप,
डंबलडोर ने उसे धीरे से सही किया। लेकिन तुमने ये कभी नहीं सोचा कि मैंने तुम्हें ये बात क्यों नहीं बताई? मैंने तुम्हें गुप्त विद्या क्यों नहीं सिखाई? मैंने तुम्हारी तरफ महीनों तक क्यों नहीं देखा? हैरी ने नजरें उठाकर देखा। डंबलडोर दुखी और थके हुए दिख रहे थे। हाँ, हैरी बुदबुदाया। हाँ, मैंने सोचा था। देखो, डंबलडोर ने आगे कहा, मुझे लग रहा था कि वोल्डेमॉर्ट जल्दी ही तुम्हारे मस्तिष्क में घुसपैठ करने और तुम्हारे विचारों को गलत दिशा में मोड़ने की कोशिश करेगा। मैं उसे ऐसा करने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित नहीं करना चाहता था। मुझे यकीन था कि अगर उसे यह एहसास हो गया कि हमारे बीच का संबंध हेडमास्टर और विद्यार्थी से ज्यादा था या है, तो वो इसका फायदा उठाकर तुमसे मेरी जासूसी भी करवा सकता है। मुझे डर था कि वो तुमसे जाने क्या क्या करवाएगा, और मुझे यह भी डर था कि वो तुम पर कब्जा कर लेगा। हैरी, मेरा यह विचार सही था कि वोल्डेमॉर्ट तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। इस साल जब भी हम करीबी संपर्क में आए थे, तब मैंने तुम्हारी आंखों के पीछे उसकी छाया देखी थी। हैरी को याद आया, जब उसकी और डंबलडोर की नजरें मिली थी, तो उसके भीतर एक सोया हुआ सांप जागने लगा था और हमला करने के लिए तैयार होने लगा था, जैसा वोल्डेमॉर्ट ने आज रात को दिखाया था। तुम पर कब्जा करके वो मेरा विनाश नहीं करना चाहता था। उसका इरादा तो तुम्हारा विनाश करना था। जब कुछ समय पहले वो तुम पर हावी हुआ, तो वो उम्मीद कर रहा था कि उसे मारने के लिए मैं तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगा। तो तुमने देखा हैरी, खुद को तुमसे दूर करके मैं तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। एक बूढ़े आदमी की हालत थी। उसने गहरी आह भरी। हैरी ने इन शब्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ महीने पहले ये सारी बातें जानने में वो बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेता, लेकिन अब यह सब बेमानी था, क्योंकि उसके भीतर सीरियस के नुकसान की गहरी खाई थी। अब किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरियस ने मुझे बताया था हैरी, कि जिस रात को तुमने आर्थर विजली पर हुए हमले का सपना देखा था, उस रात को तुम्हें लगा था कि तुम हिस्सा बन गए हो। मैं तत्काल समझ गया कि मेरा सबसे बुरा डर सही था। वोल्डेमॉर्ट को यह एहसास हो गया था कि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता है। वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ तुम्हारे दिमाग को मजबूत करने के लिए मैंने प्रोफेसर स्नैप से तुम्हें गुप्त विद्या सिखाने को कहा। वे रुक गए। हैरी ने धूप को देखा, जो अब डंबलडोर की डेस्क की चिकनी सतह के पार धीरे धीरे फिसलकर चांदी जैसी दवात और सुंदर लाल कलम को चमका रही थी। हैरी जानता था कि उनके चारों तरफ लगी तस्वीरें जागी हुई थी और डंबलडोर के स्पष्टीकरण को बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसे दुशालों के सरकने या किसी के गला खंखारने की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। फिनिस नाइजेलस अब तक नहीं लौटा था। डंबलडोर ने आगे कहा, प्रोफेसर स्नैप को पता चला कि तुम महीनों से रहस्य विभाग के दरवाजे तक पहुंचने के सपने देख रहे हो। जाहिर है, वोल्डेमॉर्ट ने जब से अपने शरीर को दोबारा पाया था, वो भविष्यवाणी सुनने के लिए छटपटा रहा था। इसलिए जब वो दरवाजे पर पहुंचकर रुक जाता था, तो तुम भी रुक जाते थे। हालांकि तुम इसका मतलब नहीं जानते थे हैरी। फिर तुमने रुकवुड को देखा, जो अपनी गिरफ्तारी से पहले रहस्य विभाग में काम करता था। उसने वोल्डेमॉर्ट को बताया, जो हम शुरू से ही जानते थे, कि जादू मंत्रालय में रखी भविष्यवाणियां बहुत कड़ी सुरक्षा में रखी जाती हैं। सिर्फ वही लोग उन्हें सेल्फ से उठा सकते हैं जिनके बारे में वे की गई हैं। किसी दूसरे की भविष्यवाणी को उठाने वाला पागल हो जाता है। इस मामले में अब दो ही विकल्प थे।
या तो वोल्डेमॉर्ट खुद जादू मंत्रालय में प्रवेश करे या जोखिम ले कि उसके बारे में सबको पता चल जाए, या फिर वो ये काम तुमसे करवाए। मेरे लिए अब ये और भी महत्वपूर्ण हो गया था कि तुम गुप्त विद्या में निपुण हो जाओ। लेकिन मैं नहीं हुआ, हैरी पुतपुताया। उसने ये बात जोर से कही ताकि उसके भीतर का अपराध बोध कम हो जाए। अपना अपराध मान लेने से उसके दिल को दबोच रहा भयंकर दबाव निश्चित रूप से कुछ तो कम हो जाएगा। मैंने अभ्यास नहीं किया, मैंने कोशिश ही नहीं की। मैं इन सपनों को रोक सकता था। हरमाइनी बार बार ऐसा करने के लिए कहती रही। अगर मैंने ऐसा किया होता तो वो मुझे कभी नहीं दिखा पाता कि कहाँ जाना है। और सीरियस, कभी सीरियस, कभी। हैरी के दिमाग में कोई चीज उबल रही थी। उसे खुद को सही साबित करने की जरूरत थी, स्पष्ट करने की जरूरत थी। मैंने ये जांच करने की कोशिश की थी कि वो सीरियस को सचमुच ले गया था या नहीं। मैं अम्बरिज के ऑफिस में गया था। मैंने वहां आग में क्रीचर से बात की थी। उसने कहा था कि सीरियस वहां नहीं था। उसने कहा था कि वो चला गया है। क्रीचर ने झूठ बोला था, डंबलडोर ने शांति से कहा। तुम उसके मालिक नहीं हो, इसलिए वो खुद को सजा दिए बिना तुमसे झूठ बोल सकता था। क्रीचर चाहता था कि तुम जादू मंत्रालय जाओ। उसने उसने मुझे जानबूझकर वहां भेजा था। ओह हाँ, मुझे लगता है कि क्रीचर महीनों से अपने मालिक के अलावा किसी और के भी आदेश मान रहा था। कैसे? हैरी ने सूनेपन से कहा। वो बरसों से ग्रिमॉल चौक से बाहर नहीं निकला है, डंबलडोर बोले। जब सीरियस ने क्रिसमस से पहले क्रीचर से चिल्लाकर कहा था बाहर जाओ, तो क्रीचर ने इस मौके का फायदा उठाकर सीरियस के शब्दों का मनचाहा मतलब निकाल लिया कि ये घर से बाहर निकलने का आदेश है। वो ब्लैक परिवार के उस इकलौते सदस्य के पास पहुंच गया जिसका वो सम्मान करता था। ब्लैक की कजन नासिरसा, जो बेलाट्रिक्स की बहन और लूसियस मेलफॉय की पत्नी है। आप ये सब कैसे जानते हैं? हैरी ने पूछा। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसका जी मचलने लगा। उसे याद आया कि क्रिसमस पर क्रीचर की अजीब अनुपस्थिति को लेकर वो भी चिंतित था। उसे याद आया कि क्रीचर अटारी में मिला था। क्रीचर ने मुझे कल रात को बताया था, डंबलडोर ने कहा। देखो, जब तुमने प्रोफेसर स्नैप को सांकेतिक चेतावनी दी थी तो उन्हें एहसास हो गया कि तुमने सपने में सीरियस को रहस्य विभाग में फंसे देखा था। तुम्हारी ही तरह उन्होंने भी सीरियस से तत्काल संपर्क करने की कोशिश की थी। मुझे यह बताना होगा कि माया पंछी के समूह के सदस्यों के पास डोलोरेस अम्ब्रिज के ऑफिस की अंगीठी से ज्यादा विश्वसनीय संप्रेषण साधन है। प्रोफेसर स्नैप ने पाया कि सीरियस जिंदा है और क्रिमॉल चौक में सुरक्षित है। बहरहाल, जब तुम डोलोरेस अम्ब्रिज के साथ जंगल से वापस नहीं लौटे तो प्रोफेसर स्नैप चिंतित हुए। वे जानते थे कि तुम ये मानते थे कि सीरियस को लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने पकड़ लिया है। उन्होंने फौरन समूह के कुछ सदस्यों को सतर्क कर दिया। डंबलडोर ने एक गहरी आह भरी और आगे बोले। जब स्नैप ने संपर्क किया तो अलस्टर मूडी, निम्फेडोरा टोंक्स, किंग्सले शक्लबोल्ट और रीमस ल्यूपिन मुख्यालय में ही थे। वे सभी तुम्हारी सहायता के लिए तत्काल जाने को तैयार हो गए। प्रोफेसर स्नैप ने सीरियस से मुख्यालय पर ही रुकने का आग्रह किया था ताकि वो मुझे सारी बातें बता सके, क्योंकि मैं वहां पहुंचने ही वाला था। इस दौरान प्रोफेसर स्नैप जंगल में तुम्हारी खोज करने वाले थे।
लेकिन सीरियस नहीं चाहता था कि बाकी लोग तुम्हारी तलाश में जुट जाएं और वो मुख्यालय पर ही रुका रहे। उसने मुझे सारी घटना बताने का काम क्रीचर को सौंप दिया और इस तरह जब मैं कुछ समय बाद ग्रिमॉल्ड चौक पहुंचा तो वे सभी मंत्रालय जा चुके थे और घरेलू जिन्न ने मुझे हंसते हुए बताया कि सीरियस कहाँ गया था। हैरी ने खोखली आवाज में कहा, वो हंस रहा था? ओह हाँ, डंबलडोर ने कहा। देखो, क्रीचर हमें पूरी तरह धोखा नहीं दे पाया था। वो मायापंछी के समूह का गुप्त रक्षक नहीं है, लेकिन वो मैलफॉय को इसका ठिकाना नहीं बता पाया। वो उसे समूह की वे गोपनीय योजनाएं भी नहीं बता पाया जिन्हें बताने के लिए उसे स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया था। वो अपनी प्रजाति के बंधनों से बंधा हुआ था, जिसका मतलब यह है कि वो अपने मालिक सीरियस के किसी सीधे आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। लेकिन उसने नासिरसा को ऐसी जानकारी दे दी जो वोल्डेमॉर्ट के लिए बहुत मूल्यवान थी, पर सीरियस को इतनी छोटी लग रही थी कि वो इसके लिए क्रीचर को मना नहीं कर पाया था। जैसे? हैरी ने कहा। जैसे ये कि सीरियस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हारी परवाह करता था, डंबलडोर ने कहा। जैसे ये कि तुम सीरियस को पिता और भाई के मिले जुले रूप में देखते थे। जाहिर है वोल्डेमॉर्ट ये बात पहले से ही जानता था कि सीरियस समूह में है और यह भी कि तुम्हें उसका पता ठिकाना मालूम है। लेकिन क्रीचर की जानकारी से वोल्डेमॉर्ट को यह एहसास हो गया कि अगर तुम किसी को बचाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हो तो वो सीरियस ब्लैक है।